हम पहचानते हैं कि ऑपोजिशन की एकता जरूरी है। अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कह ही दिए, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कह ही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए हाथ मिलाने की सलाह दी। नीतीश कुमार के बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमें हमारी भूमिका अच्छे से पता है। विपक्ष की एकता जरूरी है, लेकिन कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। हम पहचानते हैं कि ऑपोजिशन की एकता जरूरी है, पर मैंने पहले भी कहा है, आपको कई बार कहा है कि विपक्ष की एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला गया था। विपक्ष की एकता एक परिणाम हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, और इस पर विचार होगा प्लीनरी में। क्या रूप लेगा वो हम अभी नहीं कह सकते, पर जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं, और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खरगे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि इस अडानी मामले पर जेपीसी हो। कई पार्टियां हमारे साथ रहीं और कहीं नहीं। जेपीसी की मांग उन्होंने स्वीकारा नहीं, उन्होंने कहा नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चाहिए। वो भी एक राजनीतिक कदम था ताकि प्रधानमंत्री इससे बच जाए। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। तो हम जानते हैं, नीतीश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं, और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा इस पर प्लीनरी में बातचीत होगी। और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं, बिहार तो परेशान है कि आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है। नीतीश बाबू आप तो ऐसे नहीं थे। देवेगौड़ा बनना चाहते हैं, इंदर गुजराल बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को देश की जनता विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में विश्वास करती है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार बिहार राज्य का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं। नीतीश कुमार हो या कोई और नेता, उन्हें पता होना चाहिए कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने काफी तरक्की की है। मैसेज नहीं दिया, प्रार्थना की, विनती की कि हमें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओ। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं, बिहार तो परेशान है। आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश को जोड़ने के लिए, और कांग्रेस पार्टी कोई लिफ्ट नहीं दे रही है। चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई और हो, एक बात नहीं समझते कि आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है, 5th इकॉनमी बन गया है।
आज आप देख रहे हैं कि 470 प्लेन खरीदा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति या फ्रांस के राष्ट्रपति या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे यहां नौकरी बनेगी। ये भारत इसलिए बन पाया है कि नीतीश कुमार को जनता पूर्ण बहुमत देती है और आगे भी देगी। अब ये वही देवेगौड़ा गुजराल की कहानी। नीतीश बाबू आप तो ऐसे नहीं थे, देवेगौड़ा बनना चाहते हैं, इंदर गुजराल बनना चाहते हैं तो उसमें 5-6 महीना से अधिक नहीं चलता है मामला। नीतीश कुमार जी हो या कोई हो, देश बहुत बदल चुका है। ये देश नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, गरीबों के लिए काम हो रहे हैं, भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन पा रहा है, इसीलिए कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता विश्वास करती है। अब ये लोग करते रहे तो ये तो चलता रहता है। बोलते हैं अगर हम लोग साथ हो जाएंगे तो 100 के अंदर इनको बुक करेंगे। दिन में सपने देखने पर कोई मनाही है क्या? मनाही नहीं है। 14 याद करें नीतीश कुमार, फिर आए 19 में साथ उनके एमपीज में भगदड़ मची हुई हम जानते हैं। 24 में वही होगा। बीच में तो बहुत जगह हुई, यूपी में भी यही बोले, बाकी जगह बोले। फिर कह रहा हूं, देश बदल गया है, देश के लोगों की सोच बदल गई है। नरेंद्र मोदी गरीबों के नेता है, पिछड़ों के नेता है, देश के नेता है। पूरा देश सुरक्षित है उनके हाथ में, देश की जनता समझती है। आपने काम की बात की, लेकिन हर जगह ये बोलते हैं जरा बता दे सरकार केवल पब्लिसिटी के अलावा काम जरा बता दें। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं कि नहीं? 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में जाता है कि नहीं? 27 लाख करोड़ रुपए अभी तक गरीबों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गए या नहीं गए? 2 लाख करोड़ रुपए बचे कि नहीं बचे? 37 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बनता है कि नहीं? बिहार की तस्वीर क्या बदली है आप देख लें। मैंने एक बार आग्रह किया तो वंदे भारत ट्रेन पटना से चल रही है ना, रांची के लिए, हावड़ा के लिए। आज देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की सेकंड बड़ी ताकत बन गया है कि नहीं? इस स्टार्टअप में आज 90,000 स्टार्टअप आए हैं, जिसमें से कम 110 यूनिकॉर्न, मतलब $1 बिलियन वैल्यूएशन, 7,000 करोड़। भारत कॉटन में बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, दूध में बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। हर गांव में बिजली आ गई है कि नहीं? नीतीश बाबू क्या क्या बोले, जरा एक बार अपना भी तो काम बता दीजिए। आपका 7 निश्चय कितना निश्चय बना ये भी तो बता दीजिए। तो सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि नीतीश बाबू फंस गए लालू जी के चक्कर में, तेजस्वी जी के चक्कर में, और गए थे प्रधानमंत्री का ख्वाब लेकर के, और उधर से लिफ्ट ही नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर उनके पास इस तरीके की कहीं से जानकारी आई है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक और स्वायत्त माने जाने वाली संस्था के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रवैया पिछले 7-8 सालों में दिखा है, ये साफ प्रतीत होता है कि सरकार के फेवर करने वाले अफसरों को इलेक्शन कमीशन में डाला जाता है, सरकार के फेवर करने वाले ही फैसले इलेक्शन कमीशन अब तक लेता आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की एक संस्था के तौर पे जो साख है वो काफी पिछले वर्षों के अंदर गिरी है, और ये इसके लिए वो सब अफसर जिम्मेदार हैं जो इस इलेक्शन कमीशन के अंदर रहे, बड़े पदों पे रहे, और उनके ऊपर ये सवालिया निशान लगा। जी। यूपीए की सरकार ऐसी सरकार थी जिसमें मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाता था। वो प्रधानमंत्री की आंखों के इशारों की तरफ नहीं देखता था कि प्रधानमंत्री क्या इशारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता था कि तमाम मंत्रियों के काम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होते हों। मंत्री अपना काम करते थे, प्रधानमंत्री अपना काम करते थे। आपके इलेक्शन कमीशन ने दूध को पानी बना दिया है, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ऑनेस्टी पे सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए, बिल्कुल आज के हालात के अंदर जब सारी एजेंसीज दबाव में काम कर रही हैं, ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जनता के बीच में ज्यादा जाने की जरूरत है, और देश के लोगों को सच्चाई बताने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने आज अपने 76वें स्थापना दिवस पर बाइक रैली का आयोजन किया। इस मौके पर कुतुब मीनार से डीसीपी ऑफिस तक महिलाओं ने बाइक रैली निकाली।
इसमें 100 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस साल 16 तारीख को दिल्ली पुलिस ने अपना 76वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। उसके बाद हम हर साल ही 16 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक दिल्ली पुलिस वीक मनाते हैं। दिल्ली पुलिस वीक में हमारी कोशिश रहती है कि हम जनता के लोगों के बीच में भी जाएं और जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके साथ एक कनेक्ट बनाएं, एक ट्रस्ट की भावना डेवलप करें। इनफैक्ट विमेन सिक्योरिटी हमारे लिए एक कैपिटल सिटी होने के नाते भी विमेन सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस का एक बहुत ही अहम दायित्व है। इसी के मद्देनज़र आज हमने ये विमेन बाइक रैली ऑर्गेनाइज़ की है, जिससे कि यंग गर्ल्स, महिलाओं में ये एक चेतना जगे और इनके अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो और हमारी और इनकी एक बॉन्डिंग डेवलप हो सके। साउथ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि यह आयोजन दिल्ली पुलिस वीक में किया गया, जिसमें उनकी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सके और लोग अपनी परेशानी आसानी से पुलिस के साथ साझा कर सके।